नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर अल्मोड़ा से सामने आ रही है। जंगलों की आग का दिखा तांडव। वन विभाग के 4 कर्मचारी आग में जले। जंगल की आग बुझाने जा रहे थे कर्मचारी। आग के चपेट में आई वन विभाग की गाड़ी। आग की चपेट में आई वन विभाग की गाड़ी। अल्मोड़ा के बिनसर अभ्यारण्य का मामला। अल्मोड़ा के बिनसर अभ्यारण्य का मामला। जंगल की आग का दिखा तांडव। वन विभाग के 4 कर्मचारी आग में जले। आग की चपेट में आई वन विभाग की गाड़ी। और इसी खबर पर देहरादून से हमारे साथ संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से जंगल की आग का तांडव अल्मोड़ा में देखने को मिला है और बताया जा रहा है कि वन विभाग के 4 कर्मचारी आग में जल चुके हैं, क्या था पूरा मामला और किस तरह से लगी आग? ये कह सकते हैं कि वन विभाग के लिए भी और राज्य के लिए भी बड़ी दुखद खबर कही जा सकती है। आग बुझाने गए वन विभाग के 4 कर्मचारी स्वयं ही आग की जब चपेट में आए तो ये कह सकते हैं कि उन्हें अकाल मृत्यु का ग्रास वहां पर बनना पड़ा है। अल्मोड़ा के बिनसर अभ्यारण्य का पूरा मामला है, जहां पर इन दिनों आग लगने की सूचना वहां पर वन विभाग के कर्मचारियों को मिली थी, जो त्वरित गति से वहां पर तत्काल मौके पहुंच रहे थे आग बुझाने के लिए। लेकिन आग इतनी अचानक से तेज गति से आगे फैलने लगी, जिसके चलते इनकी जो गाड़ी थी वो भी आग की चपेट में वहां पर आ गई और इन लोगों को बचने तक का समय वहां पर नहीं मिल पाया। चारों तरफ से घिरी आग में कहा जा सकता है कि सभी चारों जो कर्मचारी थे वो जिंदा जल गए। और इसके बाद विभाग की तरफ से और फोर्स को वहां पर भेजने का काम किया जा रहा है, ताकि आग पर भी कंट्रोल पाया जा सके और ये आग रिहायशी इलाकों तक ना पहुंच सके। ऐसे प्रयास वहां पर विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। जी अभी बिल्कुल, तो जिस तरह से आग की चपेट में वन विभाग की गाड़ी निकलकर सामने आई है, अल्मोड़ा के बिनसर का ये मामला बताया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई अभी की गई है? क्योंकि 4 लोग जिस तरह से झुलसे हैं, अचानक आग की चपेट में अब ये गाड़ी आई है, रिसर्च की यहाँ पर बात की जा रही है। बिल्कुल इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि ये लोग जिस त्वरित गति से वहां पर पहुंचे थे, इनके पास वो नए उपकरण वहां पर नहीं थे जिससे आग पर काबू पाया जा सकता था। ये लोग इन लोगों को अचानक से सूचना वहां पर मिली, जिस तरीके से वन विभाग के कर्मचारियों को फायर की सूचना मिलती आग लगने की, ये लोग वहां पर पहुंचे। इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि जो तैयारी वहां पर या जो तैयारी की जानी चाहिए थी आग बुझाने को लेकर, वो चीजें वहां पर उनके पास पूरे उपकरण मौजूद नहीं थे। और यही वजह रही कि ये जब आधे अधूरे उपकरणों के साथ वहां पर पहुंचे तो इनकी गाड़ी स्वयं आग की चपेट में आ गई, जिससे ये लोग बचकर निकल नहीं सके। चारों तरफ से आग लगातार बढ़ती नजर आई और जब आग ने इनको चारों तरफ से घेर लिया तो इनके पास कोई मौका वहां पर नहीं रहा था। चारों वन विभाग के कर्मचारी थे जो आग बुझाने का जिनके तरफ से प्रयास किया गया, लेकिन ये चारों कर्मचारी अपनी गाड़ी के साथ वहां पर जिंदा जले हैं। जिसके बाद वन विभाग की तरफ से पूरी तरीके से हरकत में आकर जो पूरी फोर्स के साथ वहां पर कर्मचारियों को भेजने का काम कर दिया गया, ताकि और लोग किसी भी प्रकार से हताहत वहां पर ना हो। अगर कोई दूसरे कर्मचारी वहां पर बीत गए या फिर दूसरे जो कर्मचारी वहां पर गांव ग्रामीण लोग हैं, अगर वो लोग भी इस तरीके से आग की चपेट में, तो उनको समय रहते बचाया। जी बिल्कुल अभय, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चंपावत को आदर्श जनपद बनाने की कवायद शुरू कर दी है। सीएम ने कार्य योजना और गतिमान कार्यों की समीक्षा की और साथ ही कहा कि उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए जनपद चंपावत को मॉडल जनपद के रूप में लिया जा रहा है। चंपावत ऐसा जनपद है जिसमें राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से मैदान, तराई, भाबर, पर्वतीय क्षेत्र शामिल है। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि विकास कार्यों में समन्वय बनाकर काम किया जाए। आदर्श जनपद चंपावत के लिए बनाई जा रही कार्य योजना पर तेजी से काम किए जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाना है। तो सीएम ने कार्य योजना की समीक्षा। देहरादून में विकास के साथ आगे बढ़ेगी विरासत। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। सीएम पुष्कर सिंह धामी 14 जून को डोईवाला में कालू सिद्धू मंदिर में कालू सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद नगर के हेड का उद्घाटन किया जाएगा। डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला के प्रयासों से करोड़ों की लागत से सिंचाई नहर और सिंचाई हेड का उद्घाटन हुआ। आपको बता दें कि कालूवाला के ग्राम प्रधान पंकज रावत ने जानकारी दी है कि प्रधान का कहना है नहर के बनने से हजारों किसानों को लाभ होगा, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा।
उत्तराखंड में एक बार फिर नाम बदलने की सियासत शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर सियासी पारा हाई हो चला है। इस बार राज्य ने जोशीमठ तहसील और कोश्या कुटौली तहसील का नाम बदलने की बात की है, जिसमें राज्य की मांग को केंद्र अपनी सहमति दे चुका है। लीजिए जनाब, अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार यूपी की योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल पड़ी है और उत्तराखंड में नाम बदलो अभियान को हरी झंडी दिखाते हुए जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रख दिया है। इसके साथ ही कोश्या कुटौली तहसील का नाम अब कैंची धाम रख दिया गया है, जिसको मंजूरी भी मिल गई है। आपको बता दें कि लोग पिछले कई वर्षों से इन दोनों जगहों का नाम बदलने की मांग करते आ रहे थे। राज्य की सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखने की घोषणा की थी, लेकिन आम चुनाव की वजह से नाम बदलने वाला प्रस्ताव रुक गया था और अब जैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार 3.0 आई तो उसने आते ही उत्तराखंड सरकार के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी, जिसके बाद अब जोशीमठ को ज्योतिर्मठ और कोश्या कुटौली तहसील को कैंची धाम के नाम से जाना जाएगा। दोनों तहसीलों का नाम बदलने से स्थानीय और यहाँ से आस्था रखने वाले लोगों में भारी उत्साह है, मगर सियासत सवाल उठा रही है। विपक्ष को सरकार की नीति और नियत दोनों पर शक है। विपक्ष तंज कस रहा है, ये कहते हुए कि नाम बदलने से शायद जोशीमठ की दरारें अब भर जाएं। हो सकता है दरारों के दिए जख्म अब सूख जाएं। पहले से क्योंकि इसमें केंद्र का भी विषय था, केंद्र सरकार से भी जो है उसमें अनुमति लेनी होती है और लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जाए। ये चूँकि सभी संत समाज के लोगों ने भी, वहाँ के अन्य समाज के लोगों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी मुझसे अनुरोध किया था। मैंने उसको मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार जो घोषणा की थी, जो वहाँ का कोश्या कुटौली जो तहसील थी, उस तहसील का नाम कैंची धाम के नाम से रखा जाएगा, तो इसलिए उसका जियो हो गया है, फाइनल जियो हो गया है। उसके लिए भी मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कैंची धाम के निकट जो कोश्या कुटौली नाम की तहसील थी, उसका नाम कैंची धाम के नाम से जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को नाम बदलने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। कोई कीर्तिमान अपना स्थापित नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए उनको याद किया जाए। लेकिन हाँ, सबके सब इतिहास पुरुष जरूर बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी को ये समझना होगा कि एक अच्छे और सफल मुख्यमंत्री वो केवल नाम बदलने से नहीं जाने जाएंगे। कभी कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलना, कभी रेलवे स्टेशंस का, कभी शहरों का, कभी एयरपोर्ट का, ये एक एक्सपर्टीज भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो गई है। खैर, सियासत सवाल पूछ रही है कि क्या नाम बदलो का अभियान यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी चल पड़ा है, मगर सवाल इतना भर नहीं है। सवाल कई हैं। सवाल ये कि 2023 में जोशीमठ के सीने पर लगे दरारों के जो जख्म हैं, वो आज तक क्यों भर नहीं पाए। दरअसल ज्यादा वक्त नहीं हुआ, पिछले साल की ही तो बात है जब जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाएं दुनिया की सुर्खियां बनी। जनवरी में स्थानीय प्रशासन ने एक के बाद एक 38 परिवारों को उनके घरों से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। इन परिवारों को बाहर निकालने की सबसे बड़ी वजह थी कि उनके घरों में दरारें आ रही थी। ये तस्वीरें शायद आपके जहन में आज भी ताजा होंगी। हर दिन बीतने के साथ इलाके के कई घरों में दरारें बढ़ती जा रही थी और दून में सियासत की चिंता भी। इसके बाद प्रशासन भी सक्रिय हुआ और इन घरों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बाद में जांच में पता चला था कि जोशीमठ की जमीन धंस रही है और इसी वजह से जोशीमठ के घरों में दरारें दिख रही हैं। कई जानकार जोशीमठ में जमीन के धंसने की एक वजह आसपास चल रहे प्रोजेक्ट्स को भी मानते थे, मगर अभी ये खबर ही आई थी कि जोशीमठ का नया नामकरण हुआ है। साथ ही एक और नई तस्वीर ने चिंता को बढ़ा दिया। ये तस्वीरें हैं जोशीमठ और बद्रीनाथ हाईवे की। इस हाईवे के बीचों बीच एक ऐसा गड्ढा बनता दिख रहा है जिस गड्ढे की गहराई काफी ज्यादा है, जबकि ये 2 से 3 फीट चौड़ा भी है। इस घटना के सामने आने के बाद
बीआरओ हरकत में आया और उसने तुरंत इन गड्ढों को भर दिया। लेकिन इस तरह के गड्ढों का अपने आप होना चिंता जरूर बढ़ा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिर्फ नाम बदलों की राजनीति पर काम हो रहा है? क्या नाम बदलने से जोशीमठ में दिख रही आपदा की आहट टल जाएगी? क्या सिर्फ नाम बदलने से जोशीमठ की दरारें भर जाएंगी? क्या नाम बदलने से सिर्फ जोशीमठ के लोगों की परेशानी खत्म हो जाएगी? ऐसे में सवाल कई हैं और सियासत ये सवाल जरूर पूछेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र ने नैनीताल की कोश्याकुटोली तहसील और चमोली जनपद के जोशीमठ तहसील के नाम बदलने की मांग पर मुहर लगा दी है। जोशीमठ का नाम अब ज्योतिर्मठ तहसील और कोश्याकुटोली तहसील का नाम श्री कैची धाम होगा। सीएम धामी ने इसकी घोषणा लोकसभा चुनाव के दौरान की थी। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैथुरा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 तहसीलों के नाम बदलने का काम यहाँ पर किया। यानी चुनाव से पहले जो वायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, उस वायदे पर खरा उतरने का काम उनकी तरफ से किया गया है। जोशीमठ तहसील का नाम अब ज्योतिर्मठ तहसील के नाम से यहाँ पर करने का काम किया गया। प्रशासन की तरफ से उसके बाकायदा मंजूरी के आदेश यहाँ पर दे दिए गए। इसी तरीके से नैनीताल जनपद के अंतर्गत जो कैची धाम की जो तहसील है, उसका भी नाम बदलने का काम यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनहित के फैसले यहाँ पर ले रहे हैं। जनता की जो भावना है, उन भावनाओं के अनुरूप चलने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है और यही कोशिश राज्य में लगातार सरकार की तरफ से भी दिख रही है। यानी विकास के साथ साथ जनता से जुड़ी हुई जो प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं। और अब जो नाम बदलने का काम यहाँ पर किया गया, ये समझा जा सकता है कि जनता की जो भावना है, उसके आधार पर सरकार निर्णय लिया, जिसका नाम आने वाले दिनों में, जिसका काम आने वाले दिनों में, या कह सकते हैं कि जिसका पूरा प्रभाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लोग अब जोशीमठ को ज्योतिर्मठ के नाम से भी जानने लगेंगे। कैमरामैन अंशुराज साथ अभय कैथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। चारधाम यात्रा 2024 में जहां एक तरफ श्रद्धालुओं के दर्शन का रिकॉर्ड टूट रहा है, तो वहीं आरटीओ ने भी एक नया मुकाम हासिल किया है। 10 मई से शुरू हुई यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ 28,000 से ज्यादा कमर्शियल गाड़ियों के ग्रीन कार्ड बनाए गए। वहीं आरटीओ देहरादून को बीते 1 करोड़ 29 लाख का राजस्व मिला है, जिसे इस साल मात्र 1 महीने में पूरा कर लिया गया है। वहीं आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा ने बताया है कि ग्रीन कार्ड बनाने और इससे राजस्व प्राप्त करने में इस साल सभी रिकॉर्ड टूटे हैं। इसके अलावा विभाग के द्वारा 4 चेक पोस्ट में 1700 से ज्यादा चालान और मोबाइल टीम के द्वारा 2500 से ज्यादा चालान किए गए हैं। यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए आरटीओ के द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है। यात्रा में जाने वाले सभी कॉमर्शियल जो पैसेंजर वहां होते हैं, उनकी जांच करी जाती है। उस जांच पत्र को ग्रीन कार्ड कहते हैं और उस ग्रीन कार्ड के माध्यम से ही सारे वाहनों को आगे यात्रा में अलाउ किया जाता है। इस साल अब तक 28,200 से अधिक ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, जो कि पिछली बार कुल जो ग्रीन कार्ड पूरी यात्रा में बने थे वो 25,588 बने थे। तो उसका रिकॉर्ड 1 महीने के अंदर ही टूट चुका है। इसके अलावा जो ग्रीन कार्ड से जो हमारी फीस होती है, छोटी गाड़ी की 450 रुपए और बड़ी गाड़ी की 650 रुपए, पिछले साल हम लोगों ने 1 करोड़ 29 लाख रुपए उसका रेवेन्यू आया था, बट इस साल अभी 1 महीने के अंदर ही 1 करोड़ 64 लाख से अधिक का रेवेन्यू आ चुका है। इसके अलावा जो भी ग्रीन कार्ड पर जाने वाले वाहन है, उनकी चेकिंग परिवहन विभाग द्वारा की जाती है। चेकिंग हमारी जो 4 चेक पोस्ट अस्थायी बनाई गई है, उन पर भी की जाती है और इन चेक पोस्टों में जो वाहन चेक किए, उनके लगभग 1700 से अधिक वाहनों के चालान भी किए हैं इन चेक पोस्टों पर। इसके अलावा हमारी मोबाइल टीम्स लगी हुई हैं सारे यात्रा के रूट पर। अगर कोई सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करता है या फिर खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है, तो उनका चालान किया जाता है। और हमारी मोबाइल टीमों ने अब तक 2,500 से अधिक वाहनों के चालान कर चुके हैं और उनसे 3,80,000 से अधिक का रेवेन्यू इकट्ठा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसमें खास रूप से आम जनमानस को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने।
गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। और उत्तराखंड की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में हाल बेहाल है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो देहरादून में मैं अभी मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कड़ी धूप है, लोगों को कड़ी धूप से जूझना पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने भी अलर्ट दिया है कि 3 से 4 दिन तक मौसम इसी तरह रहने वाला है और इसी के तहत लोगों को विशेष ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। अगर मैं मैदानी क्षेत्रों के उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पर जो पारा है 40 से अधिक देखने को मिल रहा है, जिससे जो आम जनमानस है उनको समस्या उठाने का देखने को मिल रहा है। साथ साथ डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि आप अपने मुंह में कपड़ा बांध के रखें और जो हीट वेव्स है उससे बचने के लिए जो पर्याप्त उपाय है उनका इस्तेमाल करें और इसके तहत अपने आप को हाइड्रेट भी करें। और इसी आप देख सकते हैं देहरादून में फिलहाल इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है, कड़ी धूप है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अब मौसम विभाग ने भी पूरा अनुमान किया है कि 3 से 4 दिन तक मौसम इसी तरह रहने वाला है और ऐसे में लोगों को विशेष एहतियात भी रखने की जरूरत है। जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम एफटीआई हल्द्वानी में होने जा रहा है, जिसके चलते योग दिवस की तैयारियों को लेकर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जिसे लेकर मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय कर योग दिवस को सफल बनाएंगे। उन्होंने योग प्रशिक्षक की नियुक्ति करने के भी निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम हल्द्वानी में होना है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऑनरेबल सीएम साहब इसमें आएंगे। उसकी तैयारी के लिए आज बैठक हुई है, सभी विभागों से इसमें वार्ता की जा रही है। एफटीआई में हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा और इसके लिए सभी विभागों से समन्वय बैठक के द्वारा उनको निर्देशित किया जा रहा है और जिम्मेदारियां तय की जा रही है कि किस तरह से इसको एक सफल आयोजन किया जाए। अभी इस पे विचार विमर्श हो रहा है, खर्चे के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है, लेकिन ये है कि बृहद कार्यक्रम किया जाएगा। नहीं, योग दिवस को लेकर जागरूकता है, लोगों को जानकारी है, ये है कि उसको नियमित प्रचार की आवश्यकता है। इसमें हमारा जो आयुर्वेद विभाग है, जो नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं, उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा कि प्रचार प्रसार इसका व्यापक मात्रा में हो। खबर नैनीताल से है, जहां मिशन निदेशक एनएचएम स्वाति एस भदौरिया ने नैनीताल जनपद का दौरा किया है। साथ ही अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन भी किया गया। जनपद में 2 अर्बन हेल्थ सेंटर खोले जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं अस्पतालों में खाली पड़े पदों को एनएचएम के तहत जल्द भरने के निर्देश दिए गए। साथ ही टाइप 4 भवन, मेडिकल स्टोर, पार्किंग, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, ओपीडी ब्लॉक के निर्माण के लिए स्थान का चुनाव करने के निर्देश दिए गए। भवन बनाए जाने वाली पत्रावली को तैयार कर जिला स्वास्थ्य समिति को देने के निर्देश दिए गए। पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में छाई पड़ी पेयजल संकट को लेकर तहसील सभागार कक्ष में विधायक प्रमोद नैनवाल और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल से संबंधित अधिकारियों ने बैठक ली। बोर्ड एकल सदस्य मोहन नेगी के द्वारा कहा गया, क्षेत्र में टुल्लू पंप का अवैध प्रयोग और सीधे जल कनेक्शन लिए जाने से जल वितरण गड़बड़ाया है। वहीं बैठक में यह तय किया गया कि संबंधित विभाग इसकी जांच करेंगे, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी विभाग आपस में तालमेल बिठाकर लोगों तक पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खराब पड़े हैंडपंप, ट्यूबवेल भी जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए गए। अगली खबर जसपुर से है, जहां आगामी त्योहार बकरीद को लेकर कोतवाली परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ अमन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका जसपुर, विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ जल संस्थान विभाग भी मौजूद रहा। वहीं बैठक में त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने पर जोर दिया गया, साथ ही लोगों की राय भी जानी गई। जो शांति कमेटी है और पुलिस के बीच में एक स्थापित परंपरा है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार आते हैं तो ऐसी स्थिति में एक जो समाज के मौजूद लोग हैं उनके साथ मीटिंगें की जाती हैं और जो स्थापित परंपरा है उन्हीं के अनुसार उन त्योहारों को मनाने का मकसद रहता है, जिससे कि कोई नई परंपरा न पड़े और समाज में शांति व्यवस्था प्रभावित न हो। चूँकि आपको विदित है कि 17 तारीख को ईद उल अजहा का त्यौहार है और इसमें बड़े पैमाने पर कुर्बानी होती है, तो कुर्बानी के लिए पहले से ही स्थान चिन्हित है, तो किन परिस्थितियों में होना है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे कोई भी प्रतिबंधित जो हमारे पशु हैं उनका तो
कुर्बानी नहीं होगी। नेक्स्ट जो वो स्थल है वहाँ पे चारों तरफ से बात की गई है, जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि प्रॉपर तरीके से कनात करेंगे, कोई किस तरह की वीडियोग्राफी। दून की सड़कों पर अक्सर आपने थोड़ी दूरी पर कचरा फैला देखा होगा। खासकर खराब सड़कों और स्पीड ब्रेकर के पास अक्सर कचरा फैला नजर आता है। हालांकि वाहनों के आने जाने के कारण कुछ देर में कचरा वाहनों के टायर्स के नीचे पहुंचता है और सड़कों पर चिपक जाता है, लेकिन कई बार कूड़ा इतनी ज्यादा मात्रा में होता है कि वाहनों की लगातार आवाजाही के बावजूद भी घंटों तक सफाई नहीं हो पाती। ये कचरा दरअसल ओवरलोडेड कचरा वाहनों से गिरता हुआ सड़कों पर नजर आता है। शहर में इस तरह के हालात अक्सर देखे जा सकते हैं। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि 2 बार ऐसे वाहनों का चालान किया गया है। अगर अब कोई शिकायत सामने आती है तो उस वाहन चालक पर निगम अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई करेगा। इस संबंध में भी मैं अवगत कराना चाहूंगा कि निर्देशित किया गया है कई बार, और 1-2 बार मेरे द्वारा भी इस तरह के यदि इवेंट हुई है तो मौके पर ही उसमें संबंधित को बुलाकर उस पर कार्रवाई की गई है, और यदि ऐसी घटना और कोई आती है तो भी इन पर कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज के थारू बगोरी के पास बिजली रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कैंटर की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद हाइड्रा की मदद से महिला के शव को कैंटर से नीचे धकेला गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। राधा देवी निवासी थारू बगोरी, उम्र लगभग 40 साल है। इनको 108 द्वारा हमारे पास मृत अवस्था में लाया गया था। बताया जा रहा है कि ट्रॉली पलटने इनके ऊपर सारी रास्ते में जा रही हुई, तो ट्रॉली पलटने द्वारा इनको घोषित करके पुलिस सूचना यहाँ से दे दी गई। खबर पौड़ी से है, जहां आगामी 14 जून से भूमियाल देव कंडोलिया ठाकुर का 3 दिनों तक का वार्षिक पूजन कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसे देखते हुए स्थानीय लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मंदिर के परिसर के आसपास सफाई अभियान चलाया। पूर्व सभासद यशोदा नेगी ने बताया है कि आगामी 14 जून से 16 जून तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय वार्षिक पूजन से पहले मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।